प्रतिनिधित्व करता है। सौभाग्य से शासक वर्ग का सदस्य होने के नाते हिदाकिरा ने दुनिया को थोड़ा बहुत देख लिया था। शांत होने के बाद उसने गहरी सांस ली, आसपास के सैनिकों को जो उलझन और अनिश्चितता में थे देखा और गंभीरता से ईशान और मनीष से कहा, यह बातचीत करने की जगह नहीं है, कृपया मेरे पीछे आइए। कुछ समुराई ईशान और उसके साथियों के लिए सवारी के लिए 3 घोड़े लाए। काफिला फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार हिदाकिरा दाइम्यों के नेतृत्व में और हजारों सैनिकों के साथ। धीरे धीरे झूमते हुए ईशान और उसके 2 साथी जल्द ही काफिले के पीछे पीछे निशिवेनों की राजधानी यांग में पहुंच गए। यह शहर वाकई काफी जीवंत लग रहा था। हालांकि घर और दुकानें सभी कम ऊंचाई पर थीं, फिर भी इमारतें काफी विशिष्ट थीं। सड़कें लोगों से भरी थीं, ज्यादातर पुरुष। आप अक्सर उनके बीच कमर पर लंबी तलवारें लटकाए समुराई घूमते हुए देख सकते थे और भीड़ में उनकी चोटीदार हेयर स्टाइल साफ दिखाई दे रही थी। भीड़ में महिलाएं भी थीं, लेकिन ज्यादातर वे सिर झुकाए, हाथ जोड़े, सम्मानजनक मुद्रा बनाए रखते हुए पुरुषों के पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रही थीं। उनके चेहरे या तो घूंघट या नकाब से ढके हुए थे, जिससे उनका चेहरा आधा छिपा हुआ था और उनके कपड़े कसकर बंधे हुए थे। काफिले को देखकर सड़क के दोनों ओर खड़े लोग जल्दी से एक तरफ हट गए। आम लोग और औरतें काफिले को नम्रता से झुककर प्रणाम कर रहे थे, जबकि केवल समुराई वेशधारी ही सिर ऊंचा करके उसे सीधे देख पा रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, दीना अचानक गुस्से से बोली। उसके बगल में बैठे मनीष ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाते हुए कहा, यह बाहर के मुक्त और खुले माहौल से बहुत अलग है ना? हालांकि ईशान चुप रहा। चूंकि इस देश के रीति रिवाज ऐसे ही हैं, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कह सका। हालांकि उसे अब भी लगता था कि ऋतु और रीजू का सेक्सी और फैशनेबल अंदाज ज्यादा बेहतर है। वानो कंट्री की औरतें उसे जरा भी पसंद नहीं आईं। कई गलियों से गुजरने के बाद काफिला आखिरकार उस तेनशुकाकू के सामने पहुंचा जिसे उन्होंने पहले देखा था। यह एक ऊंचा, पारंपरिक जापानी किला था। निचले हिस्से में मोटी दीवारें थीं और किले का मुख्य भाग इन्हीं दीवारों के ऊपर बना था। ऐसा लग रहा था कि यह किला दुश्मनों से लड़ने के लिए एक किले का भी काम करता था। निशिवेनो के डेमियो के रूप में शिरासाकी परिवार स्वाभाविक रूप से इस तेनशुकाकू में रहता था। ईशान ने मीनार पर शिरासाकी परिवार का प्रतीक चिन्ह देखा, जो 9 तारों के आकार का एक पैटर्न था। बीच का वृत्त 3 घूमते हुए मगाटामा से बना था और बाहरी वृत्त 8 समान मगाटामा से मिलकर बना था। यह पैटर्न जापान के सेंगोकू काल के उएसुगी परिवार के प्रतीक चिन्ह से लिया गया है। ईशान और उसके साथियों को तेनशुकाकू में ले जाने के बाद हिदाकिरा उन्हें महल के अंदर एक बड़े कमरे में ले गया, जहां वे अंततः मिलने के लिए बैठ गए। निहारिका वहां से नहीं गई, बल्कि अपने पिता के साथ चली गई। सुरक्षा कारणों से कमरे में कई नकाबपोश निंजा भी घुटनों के बल बैठे थे, लेकिन ईशान और बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। हिदाकिरा और निहारिका औपचारिक रूप से सेजा, घुटने टेककर बैठ गए, लेकिन ईशान और उसके साथियों को इसकी आदत नहीं थी, इसलिए वे बस पालथी मारकर बैठ गए। एक नौकरानी ने, जिसने चेहरा ढक रखा था, उन्हें चाय और नाश्ता परोसा, फिर सावधानी से पीछे हट गई। तभी हिदाकिरा ने आह भरी और कहा, हमारा वानो देश सचमुच उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। तुम्हारे देश के शोगुन ने तुम्हारे ही डेमियो को दबाने के लिए बीस्ट्स पायरेट्स की शक्ति उधार ली थी। क्या तुम्हारे बाकी डेमियो ने कोई आपत्ति नहीं जताई? ईशान ने जवाब दिया। आपत्ति करने का क्या फायदा? हिदाकिरा कड़वी मुस्कान के साथ बोली। क्या तुम्हें लगता है कि शोगुन के कार्यों का समर्थन करने वाला कोई डेमियो नहीं है?
7 डेमो में से 4 शोगुन के पक्ष में हैं। इसके अलावा बीस्ट्स पायरेट्स शोगुन की सेना पहले से ही बढ़त बनाए हुए है। छोड़ो भी, बाहरी होने के नाते हमें तुम्हारे अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ईशान ने हाथ हिलाकर कहा, राजकुमारी निहारिका को तुम्हें अपने पत्र में बताना चाहिए था न, हमारे उद्देश्य के बारे में। हाँ, उसने इसका जिक्र किया था। हिदाकिरा ने निहारिका को स्नेह भरी नजरों से देखा, फिर मुड़कर ईशान और बाकियों से गंभीरता से कहा, तुम लोग कोजुकी परिवार की मदद करना चाहते हो, है ना? इस बिंदु पर उन्होंने मनीष की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि कोजुकी परिवार का व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के साथ संबंध है, लेकिन तुम बहुत देर कर चुके हो। हमारी सूचना देर से मिली। मनीष ने हाथ फैलाकर कहा, शुरुआत में केवल आरव, जो दूसरे डिवीजन का कमांडर था, और इजो, जो व्हाइटबियर्ड पायरेट्स का 16वां डिवीजन का कमांडर था, ही वानो कंट्री आए थे। हमें लगा कि यह कोई साधारण आंतरिक संघर्ष है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोजुकी परिवार इसमें शामिल होगा। हिदाकिरा ने सिर हिलाया और कहा, अब जिन बाहरी लोगों ने कोजुकी परिवार की मदद की थी, उन्हें दमन अभियान के दौरान पकड़ लिया गया है। मुझे मिली जानकारी के अनुसार कुछ को तो सीधे बीस्ट्स पायरेट्स ने मार डाला, लेकिन कुछ को तो कैद भी कर लिया गया है। ओह, तो फिर उन्हें कहाँ रखा गया है? ईशान ने जल्दी से पूछा। और क्या कार्तिक अभी भी वानो कंट्री में है? यही वजह है कि भले ही ईशान के पास आरव का विवर कार्ड था, फिर भी उसने पहले किसी को ढूंढकर स्थिति का पता लगाने का फैसला किया। विवर कार्ड ईशान को आरव के ठिकाने तक तो पहुंचा सकता था, लेकिन कौन जानता था कि जिस जगह उन्हें रखा गया था, वहां कौन पहरा दे रहा था? आपको समझना होगा, बीस्ट्स पायरेट्स आरव और राघव चौहान की पहचान जानते हैं। अगर उन्हें पकड़ने के बाद वे ईशान और उसके साथियों के लिए जाल बिछा दें, तो बहुत बुरा होगा। अगर कार्तिक खुद उनकी रक्षा कर रहा था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि ईशान को पहले कार्तिक से लड़ना होगा? बेशक हॉकिंस की भविष्यवाणी के अनुसार ईशान की यात्रा अपेक्षाकृत आसान होगी, यानी कार्तिक से मिलने की संभावना ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर कार्तिक से उनकी मुलाकात न भी हुई, तो क्या होगा अगर वानो देश के शोगुन ने आरव और बाकियों की सुरक्षा के लिए सेना भेज दी? ये चीजें अप्रत्याशित थीं। ईशान का सवाल सुनकर हिदाकिरा ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो। दरअसल तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे अभी अभी सबसे सटीक जानकारी मिली है। हिदाकिरा ने अपना चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और आगे कहा, कोजुकी परिवार इस युद्ध में बुरी तरह हार गया। उनका तेनशुकाकु जलकर खाक हो गया और परिवार का मुखिया कोजुकी ओडेन बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि वह अपने अनुचरों को भागने देने के लिए स्वेच्छा से बंदी बनने के लिए रुका था। दुर्भाग्य से शोगुन ने उसे मारा नहीं, लेकिन उसे कार्तिक को सौंप दिया। यह लगभग 5 दिन पहले की बात है। लेकिन किसी कारण से कार्तिक ने ओडेन को 5 दिनों तक जिंदा रखा, मानो उससे किसी बात पर पूछताछ कर रहा हो। उसे जानकारी मिली हो या नहीं, ओडेन को कल रात कार्तिक ने मार डाला। हिदाकिरा ने यह बात अफसोस और नाराजगी से भरे चेहरे के साथ कही। असल में कार्तिक ने कोजुकी परिवार की मदद करने वाले सभी बाहरी लोगों को मार डालने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में शोगुन उनमें से कुछ को ले गया। हिदाकिरा ने ईशान और बाकियों की तरफ देखा और कहा, मैं सोच रही थी कि शोगुन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे आखिरकार समझ आ गया। शायद शोगुन खुद 2 बादशाहों को भड़काने की फिक्र में है। ईशान ने सिर हिलाया। उसने भी यही सोचा। कार्तिक उस पागल को शायद परवाह न हो, लेकिन जब तक वानो देश के शोगुन में थोड़ी भी अक्ल है,
वह ड्रैगन हंटर पायरेट्स या व्हाइट बर्ड पायरेट्स के सदस्यों को यूं ही नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वह जीने से थक न जाए। यही कारण है कि ईशान आरव और राघव चौहान की स्थिति के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। यह 4 सम्राटों की निवारक शक्ति है। तो आरव, राघव चौहान और इजो को शोगुन ले गए? ईशान ने पूछा। हाँ, शोगुन ने कार्तिक से इन्हें मांगा था और फिलहाल इन्हें राजधानी में कैद कर रखा है। जहां तक सही जगह की बात है तो हो सकता है कि यह स्वर्गीय कारागार में हो, हिदाकिरा ने कहा। जहां तक कार्तिक की बात है तो किसी कारणवश वह वानो देश छोड़कर चला गया है। वो चला गया? ईशान हक्का बक्का रह गया। यह उसकी सोच से थोड़ा अलग लग रहा था। इतिहास में कार्तिक द्वारा कोजुकी परिवार के मुखिया की हत्या के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह वानो देश में ही रहा। क्या यह संभव है कि उसके अपने कर्मों के कारण ही अब कोई भटकाव आया हो? कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। आरव और राघव चौहान को देख लेने के बाद कार्तिक को कैसे अंदाजा नहीं हुआ कि ड्रैगन हंटर पायरेट्स और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स उन्हें बचाने आएंगे। अपने पागल स्वभाव के चलते वह शायद ईशान और व्हाइट बियर्ड से फिर से लड़ने के लिए बेताब होगा। वह यूं ही कैसे चला गया? क्या उसे सचमुच कोजुकी ओडेन से कुछ जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए वह चला गया? ईशान अनुमान लगा ही रहा था कि हिदाकिरा ने आगे कहा, न सिर्फ कार्तिक चला गया बल्कि उसके साथ उसकी 2-3 विपत्तियां भी चली गईं, सूखा जैक और जंगल की आग का राजा। कुरी में अब सिर्फ प्लेग रानी बची है। सिर्फ एक ही बचा है। बीस्ट्स पायरेट्स ने अपनी पूरी फोर्स लगभग जुटा ली है, मनीष ने उलझन में कहा। आखिर हुआ क्या? ईशान अंदाजा लगा सकता था कि सूखा जैक शायद कोजुकी परिवार के भागे हुए अनुचरों, जिनमें वारिस मोमोनोसुके भी शामिल था, का शिकार करने गया होगा। लेकिन जहां तक अदृश्य जंगल की आग के राजा और कार्तिक के जाने की बात है, ईशान समझ नहीं पाया। यह जानकारी मेरे परिवार के निंजा लेकर आए थे, हिदाकिरा ने अफसोस से कहा। दुर्भाग्य से जब वह लौटा तो गंभीर रूप से घायल था। इस जानकारी के बारे में उसे बस इतना ही कहना था कि स्वर्गीय यक्ष नाम का कोई व्यक्ति प्रकट हुआ, मानो कार्तिक को कोई संदेश देने आया है। इससे पहले कि मैं उससे पूछ पाता कि वह कौन था, उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्गीय यक्ष, डोन क्विजोटे डो फ्लामिंगो। ईशान समझ गया, पर और भी उलझन में पड़ गया। वह भी प्रकट हुआ था, कोई संदेश देने। कौन सा संदेश? इसी समय कमरे में अचानक पुरुरुरु की आवाज गूंजी। पहरेदारी के लिए जिम्मेदार सभी निंजा चौंक गए और आवाज के स्रोत की तलाश में खड़े हो गए। निहारिका और हिदाकिरा भी उत्सुकता से सुन रहे थे। परिणामस्वरूप उन्होंने देखा कि ईशान ने अपनी जेब से एक बजता हुआ डेन डेन मुशी निकाला। यह क्या है? घोंघा? निहारिका ने उत्सुकता से पूछा। ओह, यह तो डेन डेन मुशी है, ईशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक बहुत ही अनोखा जीव जो दूर से ही लोगों से बात कर सकता है। वैसे लगता है तुम्हारे वानो देश में डेन डेन मुशी नहीं है। मैंने बाहरी लोगों को उनका उपयोग करते देखा है, हिदाकिरा ने कहा, लेकिन उसकी नजर अभी भी ईशान के हाथ में डेन डेन मुशी पर टिकी हुई थी। सिर्फ वह ही नहीं बल्कि निंजा भी एक जैसे थे। ईशान के पास समूह की उत्सुक निगाहों के बीच कॉल का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हेलो, क्या ये ईशान है? हेलो हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? जब डेन डेन मुशी ने बोलने के लिए मुंह खोला तो राजकुमारी निहारिका की आंखें चमक उठीं।
लेकिन ईशान और मनीष के चेहरे पर गंभीरता आ गई क्योंकि फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद व्हाइट बियर्ड था। यह डैन डैन मुशी एक विशेष रूप से उन्नत संस्करण था। लंबी दूरी और नई दुनिया में कठोर मौसम की स्थिति के कारण साधारण डैन डैन मुशी को सिग्नल में रुकावट का सामना करना पड़ता था। इसलिए आरव और राघव चौहान पहले डैन डैन मुशी नहीं ले जाते थे। लेकिन इस बार जब ईशान और मनीष आए तो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स ने उनके लिए विशेष रूप से सिग्नल बढ़ा हुआ डैन डैन मुशी तैयार किया था। अब बूढ़े आदमी ने अंततः फोन किया। मैं हूं। ईशान ने रिसीवर पकड़े हुए जवाब दिया। मैं आपको साफ सुन सकता हूं पापा। बोलिए, क्या तुम वानो देश पहुंच गए हो? हालात कैसे हैं? क्या तुम ठीक हो? व्हाइट बियर्ड ने फोन पर पूछा। कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा है। बस इंतजार करो, आरव और बाकियों को वापस लाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ईशान ने कहा। वाह, बहुत बढ़िया, व्हाइट बियर्ड ने कहा। लेकिन अगर हो सके तो जल्दी करो। कुछ हुआ क्या? ईशान और मनीष ने एक नजर देखा और पूछा। कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन व्हाइट बियर्ड एक पल के लिए झिझका, फिर आखिरकार बोला, यह सोल फ्रूट है। बड़ी मां का डेविल फ्रूट फिर से प्रकट हो गया है। क्या? क्या? ईशान यह सुनकर दंग रह गया और अनिश्चितता से पूछा, पापा क्या आप यह बात दोबारा कह सकते हैं? वह क्या था? तुमने सही सुना, यह बिग मां का सोल फ्रूट है। व्हाइट बियर्ड ने कहा। बिग मां को मारने के बाद सोल फ्रूट का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह डेविल फ्रूट इतनी जल्दी दुनिया में फिर से प्रकट हो जाएगा। ईशान के मन में अचानक एक विचार कौंधा और उसे डोफ्लेमिंगो का रूप याद आ गया। धिक्कार है! क्या डोफ्लेमिंगो कार्तिक को यह खबर सुनाने वानो देश आया था? कार्तिक का अचानक वानो देश छोड़कर चले जाना, क्या यह इस सोल फल की वजह से हो सकता है? ड्रेसरोसा में वापस जब ईशान ने शिचिबुकाई के एक समूह का नेतृत्व करते हुए डोनक्विजोटे परिवार पर हमला किया, तब भी वह डोफ्लामिंगो को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। इसके अलावा जैक द ड्रॉट और पेरोस्पेरो, 4 सम्राटों के समुद्री डाकू दल के 2 अधिकारियों के हस्तक्षेप ने स्थिति को बिगाड़ दिया, जिससे ईशान डोफ्लामिंगो को मारने से बच गया और उसे सफलतापूर्वक भागने में मदद मिली। हालांकि ईशान डोनक्विजोटे परिवार को ड्रेसरोसा से खदेड़ने और उनकी गुप्त आपराधिक गतिविधियों का पर्दाफाश करने में कामयाब रहा, जिसके कारण डोफ्लामिंगो को अपनी शिचिबुकाई उपाधि गंवानी पड़ी। लेकिन समस्या यह थी कि डोफ्लामिंगो की पहचान असाधारण रूप से अनोखी थी। वह न केवल एक पूर्व दिव्य ड्रैगन और सम्राट कार्तिक का एक महत्वपूर्ण साथी था, बल्कि वह भूमिगत दुनिया का एक प्रसिद्ध काला दलाल भी था। ड्रेसरोसा की गद्दी खोने के बाद ईशान ने डोफ्लेमिंगो को जो सबसे बड़ा झटका दिया, वह था स्माइल, कृत्रिम शैतान फल के उत्पादन में बाधा डालना। टोंटाटा जनजाति की असाधारण रोपण क्षमताओं के बिना भले ही डोफ्लेमिंगो के पास उस समय भी वैज्ञानिक सीजर था, वह कृत्रिम शैतान फलों की सफलतापूर्वक खेती नहीं कर सकता था। लेकिन इसके अलावा डोफ्लेमिंगो पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। कार्तिक के साथ जुड़ने के बाद वह भूमिगत दुनिया में हथियारों की तस्करी और डेविल फ्रूट के व्यापार का काम संभालता रहा। यह डोनक्विजोटे परिवार का पुराना धंधा था। अपने संबंधों, प्रतिष्ठा और चैनलों के साथ जब तक डोफ्लेमिंगो मारा नहीं जाता, यह काम आसानी से नहीं छूटता। कार्तिक ने उसे स्वीकार किया क्योंकि डोफ्लेमिंगो इन लेनदेन में माहिर था। कृत्रिम शैतानी फलों के बिना भी डोफ्लेमिंगो भूमिगत रास्तों से जानवरों के समुद्री डाकुओं को असली जोआन प्रकार के शैतानी फल उपलब्ध करा सकता था। शैतानी फलों के उपयोगकर्ताओं की एक सेना बनाने की कार्तिक की योजना में बस थोड़ा समय लगेगा,
लेकिन यह पूरी तरह से रुक नहीं जाएगी। ईशान जानता था कि डोफ्लेमिंगो एक छिपा हुआ खतरा हो सकता है और उसे खत्म करना चाहता था। हालांकि डोफ्लेमिंगो चालाक और धूर्त था, हमेशा ईशान से सीधे टकराव से बचता था। न्यू एड युद्ध के दौरान भी जब उसे विश्व सरकार से गेको मोरिया को युद्ध के मैदान में खत्म करने का गुप्त आदेश मिला, तो ईशान के आते ही वह चुपचाप भाग निकला और अपने नए बॉस कार्तिक को ईशान और व्हाइटबर्ड पायरेट्स को सरप्राइज देने के लिए छोड़ गया। ईशान को इन घटनाओं का पता बाद में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही चला। खासकर हाल ही में जर्मा ग्रुप के जुड़ने के बाद जज और उसके साथियों का भूमिगत दुनिया से गहरा नाता था, जिससे ईशान डोफ्लेमिंगो की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाया। वह जानता था कि हालांकि डोफ्लेमिंगो कार्तिक के समुद्री डाकू समूह में शामिल हो गया था, लेकिन कार्तिक उसे एक कार्यकारी नहीं बल्कि एक सहयोगी के रूप में देखता था। यह स्पष्ट नहीं है कि कार्तिक क्या सोच रहा था। शायद उसे सचमुच इंसानों से ज्यादा जानवर पसंद थे, या शायद कोई अजीबोगरीब जुनून था जिसके कारण उसने पैरामेशिया जैसी क्षमता वाले डोफ्लेमिंगो को समुद्री डाकू समूह का कार्यकारी नहीं माना। डोफ्लेमिंगो अब कार्तिक के लिए विभिन्न ज़ोआन प्रकार के शैतानी फलों की तलाश में दुनिया भर में खोजबीन कर रहा था। इसलिए वानो देश में उसके अचानक प्रकट होने का मतलब शायद यह था कि वह कार्तिक के लिए शैतानी फलों से जुड़ी जानकारी लेकर आया था। यह सर्वविदित है कि जब किसी डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता की मृत्यु होती है तो दुनिया में कहीं न कहीं उससे संबंधित नया डेविल फ्रूट पुनर्जीवित हो जाता है। यह पुनर्जन्म लगभग तुरंत होता है। हालांकि चूंकि स्थान निश्चित नहीं है, इसलिए लोगों के सामने फल के प्रकट होने में लगने वाला समय अलग अलग होता है। होल केक द्वीप पर युद्ध के दौरान कई लोग मारे गए। बिग मा को ईशान ने अपने खाने की बीमारी से प्रेरित उत्पात के दौरान मार डाला। पेरोस्पेरो को एम्पायरियन थंडर तोप ने नष्ट कर दिया। कटकुरी, क्रैकर और यहां तक कि मरीन एडमिरल एरेस्ट भी थे। ये सभी उच्च इनाम वाले प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो उस युद्ध में, या यूं कहें कि उसी दिन मारे गए। इतने सारे क्षमता उपयोगकर्ताओं की मृत्यु के कारण इसका मतलब था कि एक ही दिन में दुनिया के विभिन्न कोनों में अचानक कई नए शैतान फल प्रकट हो गए। जब ईशान के बिग मा को हराकर नए सम्राट बनने की खबर दुनिया भर में फैली तो शैतानी फलों की प्रकृति को समझने वालों ने आम जनता के सदमे से आगे बढ़कर सोचा। उन्होंने इन नए पुनर्जन्म वाले शैतानी फलों पर विचार किया। सोलसोल फल क्या है? यह सम्राट बिग मा के पास मौजूद क्षमता थी। हालांकि यह अनिश्चित है कि जो कोई भी सोलसोल फल खाता है वह बिग मा की तरह सम्राट बन सकता है, लेकिन उसने पहले ही फल के लिए एक विशाल मूल्य स्थापित कर दिया है। शैतान फल ने सम्राट को बनाया या सम्राट ने शैतान फल को बनाया, यह बहस का विषय है, लेकिन इस फल की शक्ति से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस प्रकार डोफ्लेमिंगो जैसे लोग नव पुनर्जन्म वाले आत्मा फल को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। न केवल सोलसोल फल बल्कि एरेस्ट के रक्त फल, काटाकुरी के मोची फल, पेरोस्पेरो के चाटना फल और अन्य को उनके पिछले मालिकों द्वारा शक्तिशाली के रूप में चिह्नित किया गया था, जिससे उन्हें खोजने वाले कई लोगों के बीच उन्माद पैदा हो गया था। जब ईशान को व्हाइट बियर्ड का फोन आया और उसे यह खबर दी तो उसने तुरंत सारी बातें जोड़ दी। बात फिर वही थी, एक छोटा सा काम पूरी स्थिति को बदल सकता है। जैसे जैसे ईशान का प्रभाव बढ़ता गया और उसकी हैसियत बढ़ती गई, तितली प्रभाव स्वाभाविक रूप से और भी गहरा होता गया। हालांकि ईशान को सोलसोल फ्रूट के दोबारा प्रकट होने की कोई खास चिंता नहीं थी। उसका मानना था कि सम्राट के रूप में बड़ी माँ की शक्ति ज्यादातर खुद से ही उपजी थी। वह बचपन से ही एक राक्षसी थीं और सोलसोल फ्रूट ने बस उनकी शक्ति को और बढ़ा दिया था। अगर किसी और को नया सोलसोल फ्रूट मिल
भी जाए तो जरूरी नहीं कि उसे खाने के बाद वह बड़ी मां के स्तर तक पहुंच ही जाए। यही तर्क दूसरे फलों पर भी लागू होता है। मोची मोची फल खाने वाला कोई भी नया व्यक्ति जरूरी नहीं कि दूसरा कटकुरी ही बने। इसलिए उसे लगा कि पापा को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने फोन पर व्हाइटबियर्ड से अपनी बात साझा की। मैं समझ गया, व्हाइटबियर्ड ने सुनकर आह भरी। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि कार्तिक, जो पहले से ही एक डेविल फ्रूट उपयोग करता है और जिसके अधीन कई क्षमता उपयोग करता है, खुद सोल फ्रूट को हथियाने के लिए इतनी कोशिश क्यों करेगा? ईशान इस सवाल से हैरान रह गया। दरअसल कार्तिक ऐसा क्यों करेगा? सोल फ्रूट एक पैरामीशिया प्रकार का फल है। यह असंभव है कि कार्तिक अपनी 100 जानवरों वाली थीम को तोड़कर पैरामीशिया उपयोगकर्ताओं को शामिल करना शुरू कर दे। क्या वह अपने दल का नाम बदलकर 100 बीस्टमैन पायरेट्स रखने की योजना बना रहा था? एक और बात बताना मैं भूल गया, व्हाइटबियर्ड ने आगे कहा। सिर्फ कार्तिक ही नहीं, नौसेना भी सोल फ्रूट में दिलचस्पी रखती है। क्या? नौसेना? ईशान, मनीष और बीना सभी दंग रह गए। नौसेना सोल फ्रूट चाहती है? वे क्या योजना बना रहे हैं? ईशान सवालों से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वह स्थिति को समझ नहीं पा रहा है। मुझे यकीन नहीं है। यह कहना मुश्किल है कि इसके पीछे नौसेना है या विश्व सरकार, व्हाइटबियर्ड ने जवाब दिया। नौसेना ने लगभग अपनी पूरी ताकत लगा दी है, किजारू के नेतृत्व में 21 युद्धपोत, जिनके साथ नए एडमिरल मोमोसागी और चैटन भी हैं। यह एक विशाल बेड़ा है। वे उस द्वीप की ओर जा रहे हैं जहां सोल फ्रूट प्रकट हुआ है। 3 एडमिरल एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी संरचना। पापा, आप चाहते हैं कि हम जल्दी से वापस आकर काम में लग जाएं? ईशान ने पूछने से पहले एक पल सोचा। यही तो विचार है, व्हाइटबियर्ड ने स्वीकार किया। मुझे नहीं पता कि कार्तिक और नौसेना सोल फ्रूट के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है। कार्तिक को छोड़ दें तो एड युद्ध के समुद्री युद्ध से नौसेना के साथ हमारे अभी भी कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं। अगर हम उन्हें कुछ परेशान कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। तभी मनीष ने बीच में ही टोकते हुए कहा, पापा, यह शायद समझदारी नहीं होगी। अगर व्हाइटबियर्ड पायरेट्स और ईशान के ड्रैगन हंटर पायरेट्स दोनों ही आपस में भिड़ गए तो इसका मतलब होगा कि तीनों सम्राटों की नौसेना से टक्कर हो जाएगी। इससे एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। दूसरी ओर एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया जब व्हाइटबियर्ड मनीष के शब्दों पर विचार कर रहा था। आप सही कह रहे हैं, ईशान ने सहमति जताई। स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इसमें कूदना शायद सबसे अच्छा कदम न हो। शायद हमें इंतजार करके देखना चाहिए। ठीक है, हम आपके सुझाव पर अमल करेंगे, व्हाइटबियर्ड ने स्वीकार किया। लेकिन हो सके तो वानो देश की स्थिति को जल्दी सुलझा लीजिए। अगर हम हस्तक्षेप न भी करें तो भी हमारे दोनों समुद्री डाकू दस्तों को तैयार रहना होगा। फोन रखने से पहले ईशान ने सहमति जताई। कॉल समाप्त होने के बाद कमरा शांत हो गया क्योंकि हर कोई व्हाइटबियर्ड की खबर के निहितार्थ पर विचार कर रहा था। बीना ने अचानक ईशान से फुसफुसाते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि विश्व सरकार चाहती है कि सोल फल अपनी शक्ति का उपयोग सेलेस्टियल ड्रैगन के जीवन को बढ़ाने के लिए करे? अपनी क्षमताओं को देखते हुए बीना ने स्वाभाविक रूप से इस संभावना के बारे में सोचा। हालांकि ईशान को लगा कि यह असंभव है। वह जानता था कि बिग माँ का सोल फल दूसरों से जीवनकाल निकाल सकता है, लेकिन चुराए गए जीवनकाल को अन्य लोगों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
प्राणविहीन जीव और मृत शरीर आत्मा फल से प्राप्त जीवन संचार को स्वीकार नहीं कर सकते। केवल निर्जीव वस्तुएं और आत्माविहीन ऊर्जाएं ही इसे स्वीकार कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में सोल फल का उपयोग सेलेस्टियल ड्रैगन के जीवन को लंबा करने के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन नौसेना फिर भी इसमें क्यों शामिल थी? 3 एडमिरल और 21 युद्धपोत। भले ही यह न्यू एड युद्ध जितना बड़ा न हो, पर इससे उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। यह मानना मुश्किल था कि यह विश्व सरकार का आदेश नहीं था। बहुत कम जानकारी होने के कारण ईशान कोई निर्णायक फैसला नहीं ले पा रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने सोचा कि वह आराम से बैठेगा और पहले बीस्ट्स पायरेट्स और नेवी के बीच मुकाबला होने देगा। इसके अलावा चूंकि कार्तिक व्यक्तिगत रूप से सोल फल को जब्त करने के लिए गया था और वानो देश में नहीं था, इसलिए ईशान के पास अब वहां पैंतरेबाजी करने के लिए बहुत अधिक जगह थी। हिदाकिरा द्वारा पहले दी गई जानकारी से ईशान को पता चला कि 3 विपत्तियों में से एक, लेक क्वीन, अभी भी कुरी में है। शायद वह क्वीन को पकड़कर उसका इस्तेमाल बीस्ट्स पायरेट्स के ठिकाने तक पहुंचने में कर सके। कार्तिक के पास जो लाल पोनेग्लिफ था वह संभवतः उसकी मांद में रखा गया था। जब ईशान व्हाइटबर्ड पॉप्स के साथ कॉल पर था तो उसने हिदाकिरा और राजकुमारी निहारिका को नजरअंदाज नहीं किया, इसलिए उन्होंने अधिकांश बातचीत सुनी। राजकुमारी निहारिका को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि ईशान और अन्य लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन एक डेमियो के रूप में हिदाकिरा ने कुछ बातें समझ लीं। यद्यपि वह नहीं जानता था कि जिस आत्मा फल का उन्होंने उल्लेख किया था वह क्या था, वह समझ गया कि जानवरों के सम्राट कार्तिक किसी महत्वपूर्ण मामले के लिए वानो देश से चले गए थे। वह न केवल चला गया, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने साथ महत्वपूर्ण समुद्री डाकू सेना भी ले गया। इसलिए जब ईशान व्हाइट बियर्ड से बात कर रहा था, हिदाकिरा चुपचाप सुन रहा था। उसकी अभिव्यक्ति विचारमग्न थी। ईशान वानो देश का नहीं था, इसलिए उसे वहां के कुलीन वर्गों के बीच के रिश्तों की समझ नहीं थी। अगर वह शिरासाकी परिवार और कोजुकी परिवार के पारिवारिक चिन्हों को ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि ये दोनों परिवार आपस में जुड़े हुए थे। दोनों के पारिवारिक चिन्हों में एक ही 9 सितारों का चिन्ह अंकित था। वानो देश में जितने भी परिवार दायमियों बन सकते थे वे सभी प्रमुख कुल थे। ऐसे कठोर पदानुक्रमित समाज में कुलीन वर्ग के विवाह साथी केवल कुलीन वर्ग से ही हो सकते थे। शिरासाकी परिवार और कोजुकी परिवार भी इसका अपवाद नहीं थे। सच कहें तो वरिष्ठता की दृष्टि से राजकुमारी निहारिका वास्तव में कोजुकी परिवार के उत्तराधिकारी कोजुकी मोमोनोसुके की चचेरी बहन थीं। हालांकि अपनी स्थिति के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के दायमियों अपने अपने क्षेत्रों पर शासन करते थे और शोगुन के प्रति वफादार रहते थे, फिर भी ये महान परिवार अक्सर आपस में रक्त संबंधों को महत्व देते थे। इसलिए इस बार कोजुकी परिवार के विरुद्ध शोगुन के अभियान के संबंध में शिरासाकी परिवार ने उनके प्रति सहानुभूति दिखाई। यह न केवल वानो देश में कोजुकी परिवार की प्रतिष्ठा के कारण था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि दोनों परिवारों के बीच एक निश्चित रक्त संबंध था। बेशक सहानुभूति एक बात थी, लेकिन शिरासाकी परिवार फिलहाल कुछ खास नहीं कर सकता था। हिदाकिरा को अपने परिवार के बारे में सोचना था और यह भी सोचना था कि कहीं कोजुकी परिवार के साथ उनके खून के रिश्ते के कारण शोगुन शिरासाकी परिवार पर भी अपना गुस्सा न उतार दे। इसीलिए युद्ध के दौरान उसने अपनी इकलौती बेटी निहारिका को सुरक्षा के लिए निंजा गांव भेज दिया था। अब कोजुकी परिवार के मुखिया कोजुकी ओडेन को फांसी दे दी गई थी। ऊपरी तौर पर शोगुन का अधिकार बरकरार था, लेकिन हिदाकिरा अच्छी तरह समझ गया था कि असल में शोगुन के कार्यों ने दूसरे डेमियों के दिलों में एक कांटा चुभो दिया था। वजह साफ थी, शोगुन ने बीस्ट्स पायरेट्स की शक्ति उधार ली थी।
कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि शोगुन क्या सोच रहा था। क्या उसे कोजुकी परिवार की खुलेपन की विचारधारा का अपने शासक पद पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता थी, या फिर उसकी कोई और चिंता थी? उसने हिदाकिरा और कई अन्य डेमियों के विरोध को नजरअंदाज करके न सिर्फ कोजुकी परिवार के खिलाफ काम किया, बल्कि वानो देश के लोगों की सबसे नफरत वाली ताकत को भी उधार ले लिया, जानवर समुद्री डाकू। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ वर्षों में बीस्ट्स पायरेट्स ने वानो देश को अनगिनत बार परेशान और हमला किया है। अगर वानो देश के पास बीस्ट्स पायरेट्स को बार बार खदेड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में समुराई सैन्य बल न होता, तो वानो देश लंबे समय तक समुद्री डाकुओं का अड्डा बना रहता। हिदाकिरा की नज़र में यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कदम था। देश के कई लोगों ने इसे देखा, लेकिन शोगुन के अधिकार और बीस्ट्स पायरेट्स की जबरदस्त ताकत के कारण वे खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लंबे समय से चली आ रही पदानुक्रमिक व्यवस्था ने लोगों में आज्ञाकारिता का स्वभाव विकसित कर दिया था, लेकिन कोजुकी परिवार के प्रति प्रशंसा और सहानुभूति ने उनके द्वारा समर्थित खुलेपन की विचारधारा को गुप्त रूप से और अधिक लोगों को प्रभावित करने का कारण बना दिया। वानो देश हमेशा से खुद को एक मजबूत राष्ट्र मानता रहा है, लेकिन यह कहना जरूरी है कि इस बार जानवरों के कार्तिक के हस्तक्षेप ने वानो देश के लोगों को बाहरी दुनिया के विकास और ताकत का एहसास कराया। हिदाकिरा जैसे शासक वर्ग के सदस्यों को भी एहसास हुआ कि शायद कोजुकी परिवार की देश को खोलने की विचारधारा में दम है। अगर वे इसी तरह बंद रहे और पुराने तौर तरीकों पर अड़े रहे, तो एक दिन वानो देश बाहरी दुनिया से पिछड़ जाएगा। एक अयोग्य शोगुन शासक बनने के लिए अयोग्य था। एक शासक जो अपने ही लोगों को दबाने के लिए बाहरी समुद्री डाकुओं को लाता था, वह और भी अयोग्य था। हिदाकिरा शोगुन के शासन में एक डेम्यो था। ऐसे विचार खतरनाक और देशद्रोही थे, लेकिन कोजुकी परिवार पर आई त्रासदी ने हिदाकिरा के लिए इन विचारों से बचना असंभव बना दिया। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि कोजुकी परिवार के विनाश के बाद बीस्ट्स पायरेट्स वानो देश पर कब तक कब्जा करना जारी रखेंगे। न केवल हिदाकिरा बल्कि अन्य डेमियों को भी शायद यही चिंता थी। उसने ईशान और मनीष की ओर देखा। उसके सामने ये दो युवक थे, एक तो किसी बाहरी सम्राट का योग्य अधीनस्थ था और दूसरा तो और भी उल्लेखनीय, स्वयं एक नवोत्थित सम्राट। शायद वह अपना मन खोलकर इस युवक से कुछ मदद मांग सके। संभवतः केवल एक सम्राट ही दूसरे सम्राट का विरोध कर सकता है। बेशक जब हिदाकिरा ने ऐसा सोचा, तो उसने यह भी समझा कि अगर वह किसी और की मदद लेना चाहता है, तो सबसे अच्छा होगा कि जब दूसरे व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो तो वह उसे सहायता प्रदान करे। इसलिए जब ईशान ने अपना कॉल समाप्त किया, तो हिदाकिरा खड़ा हुआ, दूसरे कमरे में गया और एक नक्शा निकाला तथा उसे ईशान और अन्य लोगों के सामने फैला दिया। यह है। ईशान और उसके साथियों ने उत्सुकता से नक्शे की ओर देखा, फिर हिदाकिरा की ओर। यह राजधानी क्योटो का रक्षा मानचित्र है। हिदाकिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्योटो की सभी सड़कें और गलियां शामिल हैं, और स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय कारागार का स्थान भी। मुझे लगता है कि अगर आप अपने लोगों को बचाने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके काम आ सकता है। ईशान और मनीष ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा। दूर निशिउएनो से आए एक डेमियो के पास क्योटो का इतना विस्तृत नक्शा था। हिदाकिरा ने शायद अंदाजा लगा लिया था कि वे क्या सोच रहे हैं और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, सच कहूँ तो मैंने शुरू में योजना बनाई थी कि जब कोजुकी परिवार को क्योटो में कैद करने के लिए ले जाया जाएगा, तो मैं उन्हें छुड़ाने के लिए निंजा भेजने का कोई रास्ता ढूंढूंगी और फिर उन्हें वानो देश से बाहर भेज दूंगी। फिर मैं कई अन्य डेमियों के साथ मिलकर शोगुन से विनती करूंगी ताकि मामला शांतिपूर्वक सुलझ जाए। लेकिन
लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि शोगुन कार्तिक के जरिए कोजुकी परिवार के मुखिया कोजुकी ओडेन को सीधे मौत के घाट उतार देगा। इससे हिदाकिरा की योजनाएं तुरंत धराशायी हो गईं। उसकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति सुनकर ईशान और मनीष को अब कोई संदेह नहीं रहा और उन्होंने नक्शे की ओर देखा। क्योटो में 3 स्वर्गीय कारागार हैं। हिदाकिरा ने एक एक करके उनकी ओर इशारा किया। लेकिन बाकी 2 में सिर्फ साधारण अपराधी ही रहते हैं। तुम्हारे दोस्त बाहरी समुद्रों से आए हैं और उन्हें सिर्फ अपराधियों के लिए बनी स्वर्गीय कारागार में ही रखा जा सकता है, जो यही हैं। हिदाकिरा की उंगली का अनुसरण करते हुए ईशान और उसके साथियों ने मानचित्र पर स्थान को देखा और उसे अच्छी तरह याद कर लिया तथा आसपास के क्षेत्र के बारे में विस्तृत प्रश्न पूछे। हमारे वानो देश की सबसे बड़ी राजधानी होने के नाते क्योटो में सबसे मजबूत रक्षात्मक शक्तियां हैं, हिदाकिरा ने कहा। इसके अलावा क्योटो में सबसे ज्यादा समुराई रहते हैं। अगर क्योटो में कोई गड़बड़ी हुई तो ये समुराई आपके लिए बाधा बन जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप चुपके से अंदर घुस जाएं। बोलने के बाद उसने ताली बजाई और एक निंजा अचानक प्रकट हुआ। उसके सामने घुटनों के बल बैठा। उसके हाथों में 3 जोड़ी कपड़े थे। उसका सिर नीचे था। हिदाकिरा ने कपड़े लिए और ईशान को देते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाले हैं। अगर तुम इस तरह क्योटो में घुसोगे तो तुरंत तुम्हारी जांच की जाएगी। और क्योटो के लोग सबसे ज्यादा जेनोफोबिक हैं। अगर तुम इन कपड़ों में क्योटो की सड़कों पर घूमोगे तो तुम जहां भी जाओगे लोग तुम पर नजर रखेंगे। बेहतर होगा कि तुम वानो देश के लोगों का भेष धारण करो, इससे तुम्हारे काम ज्यादा आसान हो जाएंगे। हाँ बड़े भाई ईशान, तुम तलवारें रखते हो, तुम समुराई का वेश धारण कर सकते हो। राजकुमारी निहारिका ने खुशी खुशी सहमति जताई। और वह भी 2 तलवारों वाला समुराई। ईशान ने कपड़े लिए और पाया कि उनमें से 2 सेट वानो कंट्री समुराई के लिए थे। न सिर्फ कपड़े थे बल्कि 2 पुआल की टोपियां भी थीं। मनीष ने जब पुआल की टोपियां देखीं तो उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर एक टोपी उठा ली और हैरानी से बोला, हाँ मैंने ऐसी टोपी पहले भी देखी है। उस लड़के आरव ने लिटिल ओस जूनियर के लिए एक टोपी बनाई थी। यह तकनीक उसने वानो कंट्री से सीखी है। इन पुआल टोपी को पहनकर वे स्वाभाविक रूप से अपने बालों को ढक सकते थे, जिसका अर्थ था कि ईशान और उसके साथियों को अपने बालों को समुराई टॉप नॉट में स्टाइल करने की आवश्यकता नहीं थी, जो अच्छा था क्योंकि ईशान को लगता था कि समुराई टॉप नॉट बहुत अजीब और बदसूरत दिखता है। और तो और पुआल की टोपियां चौड़ी थीं। मनीष वानो देश का कोई स्थानीय निवासी तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब तक वह टोपी पहने रहता और सिर नीचे किए रहता, कोई भी उसका चेहरा साफ नहीं देख पाता। शायद वे उसके लिए कमर पर पहनने के लिए एक तलवार ले आएं, तब कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जहां ईशान और मनीष के भेष बदल गए, वहीं बीना के। अरे अरे, इस पोशाक में क्या है? बीना ने अपने कपड़े ऊपर उठाए। उसका चेहरा लाल हो गया था। कपड़े तो सुंदर थे, पर ये इतने जटिल क्यों लग रहे थे? ओह, वह सेठ एक ओरान की पोशाक है, हिदाकिरा ने समझाया। ओरान? यह क्या है? बीना ने हैरान होकर पूछा। मनीष को पता था और उसने अपनी हंसी दबाते हुए बीना के कान में फुसफुसाते हुए कहा। नतीजा, अगले ही पल बीना भड़क उठी। उसने हिदाकिरा का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाई, अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चाहते हो कि मैं ओरान बन जाऊं? हालांकि हिदाकिरा भी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि बीना ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी और उसने उलझन में पूछा, क्या हुआ? हमारे वानो देश में योशिवारा के ओरान बहुत लोकप्रिय हैं। क्या?
फिर से यही कहो। बीना गुस्से में थी। उसने हिदाकिरा का कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाया। यह एक सांस्कृतिक अंतर था। वानो देश में कोरान वाकई बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन बाहरी लोगों